सो हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर आए कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 2 का जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस एमडीसी, ये जिनका है अगर सेमेस्टर 1, 2, 3 जिनका भी हो, ये सबके लिए है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिट 1, जिसमें है आपका इंट्रोडक्शन टू गुड गवर्नेंस। और इसमें जो है सारे टॉपिक्स जो आपके कवर किए जाएंगे। तो शायद है एक है इंट्रोडक्शन टू गुड गवर्नेंस, और सेकेंड है हमारा शायद फैक्टर्स एंड मॉडल्स ऑफ गुड गवर्नेंस। तो ये सारा जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस का तात्पर्य किसी देश के लोगों को यथासंभव सर्वोत्तम शिक्षा में संगठित करना है, इसके लिए समाज में लोगों की एकता की आवश्यकता होती है और उन्हें राजनीतिक निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह अपने नागरिकों के लिए राज्य के सभी संसाधनों को उचित सुनिश्चित करता है, जो सतत विकास सुनिश्चित करता है। ओके, अब देखते हैं सुशासन की परिभाषा। तो यहाँ थोड़ी ना मिस्टेक हो गई शायद टाइपिंग करते वक्त। तो सुशासन की परिभाषा देखते हैं। विश्व बैंक 1992 के अनुसार सुशासन एक ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए केंद्रीय है जो मजबूत और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देता है, और ये मजबूत आर्थिक नीतियों के लिए एक आवश्यक पूरक है। ओके, यूएनडीपी के अनुसार देखते हैं, मतलब ये कौन क्या कहते हैं कि सुशासन क्या है, ये वही बताया गया है सबके अनुभव के अनुसार। तो सुशासन ये बातों के अलावा सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह है। ये प्रभावी और न्यायसंगत भी है, और ये कानून के शासन को बढ़ावा देता है। सुशासन ये सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्राथमिकताएं समाज में व्यापक सहमति पर आधारित हो और विकास संसाधनों के आवंटन पर निर्णय लेने में सबसे गरीब और सबसे कमज़ोर लोगों की आवाज़ सुनी जाए। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने इस अवधारणा को एक व्यापक अवधारणा के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें किसी देश को कैसे शासित किया जाता है इसके सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें इसकी आर्थिक नीतियाँ, नियामक ढांचा और कानून के शासन का पालन शामिल है। IMF ने मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों की अवधारणा को बढ़ावा देने पर बहुत जोर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को कवर करने वाले सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन और निजी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए अनुकूल, पारदर्शी और स्थिर आर्थिक और नियामक वातावरण का विकास और रखरखाव। मोहित भट्टाचार्य 2013 ने, यानी कि ये मोहित भट्टाचार्य जो है 2013 में जो है सुशासन के हालिया विकास पर 3 तरीके में चर्चा की। ये औपचारिक सरकार से आगे बढ़कर सार्वजनिक प्रशासन के दायरे में व्यापक बनाने का एक प्रयास होता है। ये एक बाहरी रूप से निर्देशित शब्द है, जिसका आविष्कार सहायता की शर्त निर्धारित करने के लिए किया गया है। एक अधिक वास्तविक रूप से लोकतांत्रिक गहन अवधारणा है सार्वजनिक प्रशासन को अधिक खुला, पारदर्शी और जवाबदेही बनाना। उन्होंने ये भी राय दी है कि सुशासन पर विश्व बैंक से परे चर्चा की जानी चाहिए, यानी कि जो विश्व बैंक ने जो परिभाषा दी थी सुशासन की, उनसे जो परे है जो चर्चा की जानी चाहिए, और अन्य फंडिंग एजेंसियों इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। आज के शासन की जटिल दुनिया में राज्य, नागरिक, समाज संबंधों पर नए सिरे से नज़र डालने के लिए मुद्दों को नए अवसरों के रूप में व्यवहार करना एक अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण होगा। ठीक है, ये जो था उनकी सुशासन का जो था ये परिभाषा था, और यानी कि गुड गवर्नेंस की डिफिनेशन हो गई। इंग्लिश में भी आपके लिए है नोट्स, वो लास्ट में आपको दे दिए जाएंगे। तो अब देख लेते हैं उनकी फैक्टर्स। सुशासन के प्रमुख 8 लक्षण हैं। ठीक है, सुशासन की विशेषताएं देखेंगे, सुशासन के लक्षण देखेंगे। शासन को अच्छा बनाने के लिए कुछ मापदंडों की आवश्यकता होती है। उपरोक्त परिभाषाओं से ये कहा जा सकता है कि सुशासन में सुदृढ़ आर्थिक प्रबंधन की स्थापना और राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंध सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेषताएं या संकेतक है। विश्व बैंक के दस्तावेजों और कई अध्ययन से सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं सामने आती है। इनका उल्लेख नीचे किया गया है। मतलब ये जो है सुशासन की विशेषताएं हैं। तो अगर हम सुशासन का कर रहे हैं ना, अगर उस और सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, तो उसमें जो ये सारे कुछ आपके क्वेश्चन में आ ही जाएंगे, इसलिए मैंने सबको जो कवर किया हुआ है कि सुशासन की विशेषताएं क्या होंगी, उसके सिद्धांत क्या है, यानी कि फैक्टर्स, मॉडल्स, ये सारा कुछ जो है ना इसी में हम कंप्लीट कर लेंगे, और हमारा यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगा आज। तो सुशासन की 8 विशेषताएं देख लेते हैं। भाग लेना, कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सर्वसम्मानित, उन्मुख, समानता और समावेशिता, प्रभावशालीता और दक्षता, और एक है, चलिए, जवाबदेही 2 बार हो गया, कोई नहीं। तो देखते हैं भागीदारिता क्या होता है।
शासन की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, यानी कि जो है नागरिकों की भागीदारी सुशासन की प्रमुख विशेषता है। ये तो सही बात है। अगर कोई भी शासन हो रही तो उसमें नागरिक को जो भाग लेना तो ज़रूरी है। निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों को संगठित करने के लिए भागीदारी एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑफ कोर्स ये तो सही बात है। ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन भागीदारी को सुनिश्चित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। समाज में लोगों को अधिक भागीदारी से ही राजनीतिक अधिकारों के लक्षण एवं उद्देश्य पूरे होंगे। यानी जितना लोग जो है भागीदारी करेंगे अपना, तो उतनी ज़्यादा जो है राजनीतिक व्यवस्थित किया जा सकता है। कानूनी ढांचा कानून के शासन का प्रतिनिधित्व करता है, जो शासन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी संदर्भित में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं सेकंड, कानून का शासन। सुशासन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता कानून का शासन है। समाज में कानून का शासन स्थापित करने के लिए एक निष्पक्ष कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। कानून का शासन निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, जो मानवाधिकारों की रक्षा करने में मदद करता है। इसलिए कानून शासन भी जो है ज़रूरी है। समाज में सबसे अधिक हाशिए पर है स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। इसकी निष्पक्ष प्रकृति और अविनाशी पुलिस बल कानून का शासन सुनिश्चित करने के प्रमुख तत्व है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और थर्ड देखते हैं, पारदर्शिता। नागरिकों को सेवाओं और निष्पक्ष डिलीवरी के लिए शासन को पारदर्शिता की आवश्यकता है। ये उचित नियमों और विनियमों का पालन करते हुए नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है। ये नागरिकों को विभिन्न नीतियों और उनके कार्यान्वयन के संबंध में सरकारी जानकारी तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने में सक्षम बनाता है। इस जानकारी को आसानी से समझने के लिए उचित मीडिया स्थापित किया जाना चाहिए। अब देखते हैं जवाबदेही। जवाबदेही प्रशासन की बुनियादी आवश्यकता है, जो प्रशासन और लोगों के बीच अंतर्संबंध को प्रेरित कर सकती है। इसके लिए एक निश्चित समय के भीतर लोगों को पर्याप्त सेवाएं प्रदान करना आवश्यक है। 5 नंबर देख लेते हैं। इसकी विशेषताओं में ये 5th वाला है, सर्वसम्मति उन्मुख। शासन को अच्छा बनाने के लिए समाज में लोगों की सहमति पर निर्भर करता है। ये लोगों के साथ साथ समुदाय के हित को पूरा कर सकता है। इससे मानव विकास के दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली और इसकी उत्पत्ति समाज विशेष की सामाजिक संस्कृति और संस्थागत व्यवहार से हुई है। इसकी 6 देख लेते हैं, समानता और समावेशिता। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए समतामूलक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करनी होगी। समाज का कल्याण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके सदस्य इसके बारे में कैसे महसूस करते हैं। इसके सभी सदस्यों को ये महसूस करना आवश्यक है कि इसमें उनकी हिस्सेदारी है और उन्हें शासन की मुख्य धारा से बाहर नहीं रखा गया है। अब देख लेते 7 नंबर, प्रभावशीलता और दक्षता। प्रभावशीलता और दक्षता समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संस्थानों के परिणामों को सुनिश्चित करती है। सतत विकास की स्थापना के लिए समाज के संसाधनों को समुचित उपयोग सुशासन की कुंजी है। और ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। तो ये जो है ना सतत विकास जो है ना, ये उसे भी जो है सुनिश्चित करता है, सतत उपयोग को। जवाबदेही तो हमने कर लिया था। सुशासन का महत्व, किसी राज्य में सुशासन का महत्व बहुत अधिक है। सुशासन के बिना सतत विकास संभव नहीं है। तो अगर जिस देश में सुशासन नहीं है ना, तो उनका जो है ना सतत विकास भी जो है बिल्कुल मतलब वो हो ही नहीं सकता, अगर सुशासन उनका महत्व अधिक नहीं है तो। अब आर्थिक विकास। किसी राज्य में सुशासन के बिना उस राज्य का आर्थिक विकास स्थिर नहीं होता। बिल्कुल ये सही बात है कि अगर कहीं आर्थिक विकास नहीं है, स्थिर नहीं है, तो फिर आर्थिक विकास के सभी तत्व जैसे उत्पादन, वितरण, निवेश और यहाँ तक के उपभोग विभिन्न बाधाओं का सामना करते हैं। यदि सुशासन स्थापित हो जाएगा तो ऐसी बाधाएं दूर हो जाएंगी और राज्य के संसाधनों को उचित वितरण संभव हो पाएगा। तो जो है ना आर्थिक विकास के लिए जो सुशासन बहुत ही उपयोगी होता है। अब देखते हैं सामाजिक विकास, मतलब हम इसका महत्व देख रहे हैं। ओके, सामाजिक विकास के लिए सुशासन आवश्यक है। इसकी भूमिका केवल आर्थिक विकास तक ही समाप्त नहीं हो जाती। विकास का परिणाम ये सूचित करता है कि समाज में हर वर्ग के लोगों को निष्पक्षता का आधार प्राप्त हो। एक समाज में विभिन्न धर्मों, जातियों और वर्गों के लोग रहते हैं। यदि
इन सभी लोगों के बीच धन का उचित वितरण नहीं होगा तो सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। बिल्कुल ये बात सही कहा है यहाँ पे कि जो है ना, यहाँ पे जो है हर किस्म के जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। अगर यहाँ धन का वितरण जो है समान रूप से नहीं होगा तो फिर असंतोष बढ़ेगा। ठीक है, फिर धन को उचित वितरण ही पर्याप्त नहीं है, हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि अल्पसंख्यक लोग बिना डरे चल सके। बिल्कुल अल्पसंख्यक लोग जो है ना वो बिना डरे चल सके, ऐसा हमें कोई समाधान निकालना चाहिए। उसी प्रकार समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को कम करने के लिए विभिन्न सुधार कानून बनाने होंगे। राजनीतिक विकास देखते हैं। राजनीतिक विकास से इसका रिश्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि किसी देश के राजनीतिक नेता सुशासन स्थापित करने के लिए सक्रिय नहीं है तो उस देश में इसकी स्थापना संभव नहीं है। इसकी सफलता काफ़ी हद तक राजनीतिक नेतृत्व की ईमानदारी और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के नियमों और विनियमों के पालन पर निर्भर करता है। राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के बीच रचनात्मक सहयोग और जनता के कल्याण के लिए कार्यक्रमों का निर्माण आपस में अच्छी प्रतिस्पर्धा और सुशासन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच आपसी सहयोग इसे देश में स्थापित करने में मदद करता है। हमने जो इसके जो है फैक्टर्स देख लिए वो 8 है। फिर हमने जो इसके इम्पोर्टेंस भी देख लिए और इसके डेफिनेशन भी देख लिए। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी आ सकता है कि सुशासन की परिभाषा बताए, इसके महत्व का बताए, या फिर इस तरह से आएगा कि सुशासन का जो है सिद्धांत बताए, उसके क्या क्या सिद्धांत है। फिर जो है ना हमें लास्ट में जो है निष्कर्ष लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ निष्कर्ष लिख दिया है, आप लोग जो है इसको क्वेश्चन में ज़रूर डालें। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, निष्कर्षतः तो राज्य समाज और संसाधनों का उचित प्रबंधन ही सुशासन है। ये सभी वर्गों के लोगों के हितों की रक्षा करना चाहता है। ये सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन विकास के लिए कानूनी ढांचे, जवाबदेही, पारदर्शिता और सूचना के मुक्त प्रवाह पर जोर देता है। जब किसी राज्य में सुशासन स्थापित हो जाता है तो उसकी कुछ विशेषताएं से लोग इसका अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं। तब भागीदारी, कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सर्वसम्मति, उन्मुख, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता और जवाबदेही जैसी सुशासन की विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। देखिए, इस विशेषता भी आप कह सकते हैं जो मैंने पहले लिखा है, और ये फैक्टर्स भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज़न ना हो। और निष्कर्ष में जो ये सारा कुछ आपको लिख देना है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सुशासन है। सुशासन और विकास एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये नस्ल, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करता है। परिणाम स्वरूप किसी देश का विकास सूचकांक ऊपर जाने लगता है। तो ये जो है हमारा निष्कर्ष हो गया, और सुशासन के जो है डिफिनीशन हो गए, उसके फैक्टर्स और मॉडल्स, ये सारा जो है इसी में कवर हो जाता है। तो आज जो है ना हमारी यूनिट 1 जो है ये कंप्लीट होता है। और अब इसका इंग्लिश में हम देख लेते हैं। मैंने ये भी बना कर रखा है, इंग्लिश। तो ये जो है हमारा इंग्लिश में है, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, इसकी डेफिनेशन है। ये रहे डेफिनेशन। एट मेजर कैटेगराइज ऑफ गुड गवर्नेंस, यानी कि इसके फैक्टर्स है। पार्टिसिपेशन है, रूल ऑफ लॉ है, ट्रांसपेरेंसी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, अकाउंटेबिलिटी है, ये सारा कुछ रूल ऑफ लॉ। और इम्पोर्टेंस गुड गवर्नेंस, ये जो है आपको लिखना ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है सब, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना ताकि ये एग्ज़ाम टाइम प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा जो है इंग्लिश में कंप्लीट हो गया। ये हमारा कंक्लूज़न। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस जो है MDC, ये हमारा यूनिट 1 जो है यहाँ कंप्लीट होता है। फिर हम जल्दी आपके लिए यूनिट 2 लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें।